वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो हिंदी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उससे जो भी वैकेंसी आती हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के थ्रू, तो उसमें भी हिंदी सभी एग्ज़ाम में आता है। तो थोड़ा आप डीप में पढ़िएगा, जैसे कि वन लाइनर पढ़ने से आजकल एग्ज़ाम में अच्छा नहीं हो रहा है पेपर। तो ये बुक है जो एग्ज़ामपुर की बुक है, कलम से क्रांति सामान्य हिंदी है। तो ये अच्छी बुक है और इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा। और इसमें है जो पहले थ्योरी दी गई है, बाद में ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसा करेंगे तो अच्छा रहता है कि पहले थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में हिंदी में वर्णमाला है, तो वर्णमाला के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो वर्णमाला है जो भाषा संस्कृत भाष शब्द से लिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाषा संस्कृत के किस शब्द से लिया गया। तो भाष शब्द है जो संस्कृत से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। अगर वाक्य नहीं है, शब्द है, तो शब्द लिखिएगा। वाक्य से छोटी इकाई कौन होती है? वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है। पदबंध से छोटी इकाई शब्द होती है या फिर पद होते हैं। और शब्द से छोटी इकाई अक्षर होती है। और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है वाक्य की? सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ध्वनि या वर्ण होती है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। फिर ध्वनि के बाद में क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। अक्षर से फिर क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द से क्या बनता है? पदबंध बनता है। जब पदबंध बन जाएंगे उससे उपवाक्य बनेंगे। उपवाक्य से वाक्य बनेंगे। तो ये है जो याद रखिएगा। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, लेकिन पढ़ने लिखने में देखने में आता है। वर्ण किस में आते हैं? वर्ण को लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। लघुत्तम वाक्य ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। पहले है जो वाक्य होता है, फिर उपवाक्य, उपबंध, पद, शब्द, अक्षर, वर्ण, ध्वनि। जो ये ऊपर बताया गया है उसी की ये लाइन बनी हुई है, इसे याद रखिएगा। पहले वाक्य है, उपवाक्य है, उपबंध है, पद शब्द है, अक्षर है, वर्ण है। वर्ण या ध्वनि है, उससे अक्षर बना, अक्षरों से पद बना, पद से उपबंध बना, उपबंध से उपवाक्य बना, उपवाक्य से क्या बना? वाक्य बना। अब है वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या विभाजन नहीं हो सकता है। जैसे कि आ, ई, वा, चा, कोई भी वर्ण हो सकते हैं और इनको है आप अलग नहीं कर सकते हैं। इनको अलग अलग विभाजित नहीं किया जा सकता है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि होती है जो कान का विषय है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद में है वर्णमाला। वर्णमाला से क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह को, किसके व्यवस्थित समूह को याद रखिएगा, समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में हिंदी भाषा में 52 वर्ण हैं। हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरिक। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। और लिपि क्या होती है हिंदी में? तो देवनागरिक होती है। स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ। ये हो गए स्वर। इसके बाद व्यंजन कौन से हैं? व्यंजन है का वर्ग हो गया। का वर्ग में 5 अक्षर हो गए। चा वर्ग में हो गए, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया और अंतस्थ हो गए। अंतस्थ में या, रा, लावा होते हैं। और उसमें में कौन होते हैं? सा, शा, हा होते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा सा पहले आएगा, लगाने को आता है, क्रम से लगाइए। तो उसमें में पहले ये वाली सा, फिर ये सा, फिर ये सा। छत्रक, ज्ञाश्रा संयुक्त अक्षर होते हैं। द्विगुण कौन होते हैं? ढा और ढ़ा होती हैं। ये वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में। अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, द्विगुण, अनुसार या चंद्रबिंदु, ये अंग की मात्रा होती है। ये वाली विसर्ग में ये वाली मात्राएं होती हैं। ये सभी यहाँ से यहाँ तक इसको जरूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में है वर्ण भेद। तो वर्ण भेद है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण है 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। एक मात्रिक होते हैं हर्ष स्वर, और दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होती हैं। प्लुत स्वर त्रिमात्रिक। प्लुत स्वर मतलब कि ओम है जैसे लिखते हैं, ये वाला ऐसे बनाते हैं। और व्यंजन में कौन आते हैं? व्यंजन है जो 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में अभी बताया,
और अंतस्थ व्यंजन में यारा लावा, उस व्यंजन में सासा हा हो जाएगा, छत्र ज्ञा श्र संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। अब है स्वर क्या होता है। वे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, स्वर। और किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता हो तो क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। इतना ही याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है बस। फिर है स्वरों के भेद। स्वरों के भेद हैं जो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व होता है और एक दीर्घ होता है। तो ये कैसे है, उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर दो प्रकार के हो गए। हर्ष स्वर जिसको कहते हैं एक मात्रिक, इसमें उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है जिससे आ बोलने। और हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आ ई उ री और री होते हैं, ये याद रखिएगा। तो हर्ष स्वर कौन हो जाएंगे, आ ई उ री। और ये उच्चारण के आधार पर है स्वर, ये भी याद रखिएगा। फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में है एक मात्रा का दोगुना समय लगता है, द्विमात्रिक स्वर भी इन्हें कहते हैं। और जैसे कि कौन कौन हो गए, तो ये हो गया आ ई उ, ये वाली री नहीं है, ये बड़ी वाली री है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा होता है। री हो गया, ए औ, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। री दीर्घ है, री हस और दीर्घ दोनों में आता है। ये दोनों का प्रयोग अब नहीं होता है, इसका भी प्रयोग नहीं होता है, इसका भी प्रयोग नहीं होता है, तो इनको हटा दीजिएगा, इनको मत याद करिएगा, बाकी सभी याद कर लीजिएगा। स्वरों की संख्या 11 है। प्लुत स्वर, इसको क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक कहते हैं। एक मात्रिक द्विमात्रिक के अतिरिक्त स्वर का एक और भेद होता है जिसे प्लुत कहते हैं। इसमें तिगुना समय लगता है, जैसे चिल्लाता है, कोई रोता है, दूर से पुकारने में, जैसे बाप रे, ये क्या हो गया, त्रिमात्रिक हो गया। ओम बोलते हैं, उसमें ऊ बना होता है, उसमें मुख और जिह्वा के आधार पर, पहले ये काहे के आधार पर थे, तो ये स्वर थे उच्चारण के आधार पर। अब है मुंह में जिह्वा की स्थिति के आधार पर। तो मुंह में जिह्वा की स्थिति के आधार पर पहला हो जाएगा अग्रस्वर। अग्रस्वरों के उच्चारण में जिह्वा मुंह में आगे की ओर जाती है, आप बोल के भी ये देखिएगा, तो जीभ होती है जो मुंह में आगे की ओर हो जाती, ई ए, और इसमें जीभ है जो आगे की ओर होती है, तो ये हो गए अग्रस्वर। इसके बाद में है केंद्रीय या मध्य स्वर। मध्य स्वर में कौन सा आता है, मध्य स्वर में होता है आ, और जिह्वा है जो मध्य भाग में लगती है, आप आ बोल के देखेंगे आ, तो बीच में लगती है। फिर है पश्च स्वर। पश्च स्वर में आता है जिह्वा मुंह के पीछे वाले भाग में रहती है, जो बाकी बचे वो सब स्वर आ जाएंगे पश्च स्वर में, केंद्रीय वाला ये, और जिसको कहते हैं मध्य स्वर। इसके बाद में है स्वर। स्वर के बारे में यहाँ पे हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जैसे आ उ औ, ये क्या है, ये हो जाएंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, ऊ औ हो जाएंगे, इसमें जीभ है जो पीछे की ओर लगती है। अब है ओष्ठा आकृति के आधार पर, वो थे जिह्वा के आधार पर, अब है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। वृत्तमुखी स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जिससे आ ऊ औ, इसमें होठों का आकार कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। फिर है आवर्तमुखी, इन स्वरों के उच्चारण में होठ हैं गोल नहीं होते हैं, आ ई ए, ये हो गए आवर्तमुखी। इसके बाद में जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर या फिर मुखार आकृति के आधार पर, तो इसमें हो जाएगा संवृत स्वर पहला हो जाएगा। संवृत स्वर में कौन सा आता है, ई उ, ये आता है। सुई से याद रखिएगा, इसका ट्रिक होता है सुई। सा से याद रखिएगा समृद्ध, ऊ से दोनों ऊ हो जाएंगे, ई से दोनों ई हो जाएंगे, इतना याद रखिएगा। और ये सब भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में ये डीप में ये सब पूछता है कि जब जिह्वा का व्यवहृत भाग स्वरों के उच्चारण के लिए मुख में अधिकतम ऊंचाई पर होता है, मुख है जो समृद्ध का मतलब होता है बंद हो जाता है, ऊपर नीचे दांत आपस में आ जाते हैं, तो कौन सा स्वर होगा, तो वो हो जाएगा समृद्ध स्वर। ऐसे भी करके याद रखिएगा। और कौन से हो जाएंगे, आई ई ऊ हो जाएंगे। अर्ध समृद्ध स्वर में ओए से याद रखिएगा, ओ और ए। और इसमें है दांत है नीचे, ऊपर के दांत और नीचे के दांत थोड़ी दूर पर होते हैं, खुलते हैं, आधे ही बंद रहते हैं, ये सब भी याद रखिएगा। इसके बाद में है विवृत स्वर। विवृत स्वर में कौन सा आ जाता है, आ जाता है, और इसमें सर्वाधिक खुला हुआ मुंह होता है। इसके बाद में है अर्धविवृत।
अर्धविवृत में आता है, इसमें है मुख है जो कम खुला होता है विवृत से और अर्धसंवृत से अधिक खुला होता है, तब अर्धविवृत स्वरों का उच्चारण होता है। अर्धविवृत में कौन आ जाएंगे? आ जाएगा, आ जाएगा, ए औ आ जाएंगे। नेक्स्ट है उच्चारण के स्थान पर स्वर कौन से होते हैं? तो उच्चारण के स्थान पर होते हैं तालव्य स्वर। तालव्य स्वर में कौन कौन से स्वर आ जाएंगे? ई आ जाएगा। तालव्य में ई और ई आ जाती है। जीभ के तालू के पास जाने से उच्चारित स्वर तालव्य होते हैं। और ये जो चा वर्ग होता है वो भी तालव्य में आ जाता है, उसका भी व्यंजन। तालु कंठ, कंठ तालु में कौन आते हैं? तो कंठ तालु में आता है ए और ए, ये आते हैं कंठ तालु में, इनको आप लिख लीजिएगा। फिर एक कंठ कोमल तालव्य में कौन सा आता है? तो आ आता है। आ हो गया, बड़ा आ हो गया और अ हो गया, ये कोमल तालव्य कंठ स्वर है। फिर है ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर होते हैं दोनों ओठों के गोल होने से वहीं से उच्चारित स्वर ओष्ठ स्वर होते हैं। आ उ ओष्ठ स्वर है। ओष्ठ कंठ स्वर कौन से हो जाएंगे? तो ओ औ ओष्ठ कंठ स्वर हो जाएंगे। फिर है मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर में क्या कौन सा आएगा? तो ये री आ जाएगा। री क्या है? मूर्धन्य स्वर है। इसमें है मूर्धा मुख के भीतर ऊपरी छत का अगला भाग होता है। मूर्धा जीभ के स्पर्श करने वाले भाग से उच्चारित स्वर होते हैं। फिर है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर वे होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से दोनों से होता है। उच्चारण में लघुता बनी रहती है। अनुनासिक स्वर होते हैं जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। निरनुनासिक स्वर में कौन आते हैं? तो इसमें होता है इधर, उधर, आप, घर, अपना इत्यादि निरनुनासिक होते हैं। और ये केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं। अब है व्यंजन वर्ण, जिन उच्चारणों की स्वरों की सहायता से बिना नहीं हो पाता जिन वर्णों का उच्चारण। इनमें है जो उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उच्चारण के स्थान पर आधार। पहला है स्वरमुखी या कांकल्य व्यंजन। कांकल्य व्यंजन में कौन सा आता है? तो कांकल्य व्यंजन या स्वर यंत्रमुखी में आता है हा। हा कैसा है? हा स्वर यंत्रमुखी या कांकल्य व्यंजन है और ये कंठ के थोड़ा नीचे काकल मतलब अली जिह्वा के स्थान पर छोटी जीभ से बोले जाने वाले व्यंजन को स्वर यंत्रमुखी कांकल्य व्यंजन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है। फिर है कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन को कोमल तालव्य भी कहते हैं और ये व्यंजन है जो स्थान, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है और ये भी माना जाता है इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान कोमल तालु, इसीलिए इन्हें कोमल तालव्य कहा जाता है। और कोमल तालव्य में या फिर कंठ में कौन आ जाएंगे? तो पूरा का वर्ग आ जाएगा। फिर तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन में पूरा चा वर्ग आ जाएगा और या और शा भी आ जाएगा। तालव्य में कौन सा आ जाएंगे? पूरा चा वर्ग भी आ जाएगा, या शा आ जाएगा और ई, दोनों ई भी आ जाएंगी। मूर्धा व्यंजन में कौन से आ जाएंगे? तो ये आ जाएगा टा वर्ग पूरा आ जाएगा और पा भी आ जाएगा मूर्धा व्यंजन में। इसमें है तालु का बीच वाला ऊपर भाग कठोर होता है, उसे मूर्धा कहते हैं। ये उच्चारण जीभ के अग्रभाग के द्वारा होता है। इसके बाद में है वर्त्स व्यंजन। ये इम्पोर्टेंट है बहुत और ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं ना, ल, स, ज, ये होते हैं वर्त्स व्यंजन और इनका है जो उच्चारण ऊपर के दांतों से थोड़ा ऊपर मसूड़ों मतलब वत्स के साथ जीभ के स्पर्श करने से होता है। एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूरी परिभाषा पूछी गई थी। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों से थोड़ा ऊपर मसूड़ों के साथ जीभ के से स्पर्श करने से होता है, कौन से व्यंजन होते हैं? तो वे वर्त्स व्यंजन होते हैं, ऐसा भी पूछा गया था। फिर दंत व्यंजन। दंत व्यंजन में पूरा ता वर्ग हो जाएगा और ये व्यंजन है जो जीभ की ऊपरी नोक द्वारा ऊपर के दांतों का स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं। फिर है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन में पूरा पा वर्ग हो जाएगा और वा आ जाएगा इसमें, और ये है दोनों होठों को मिलाने से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट है दंतोष्ठ व्यंजन में कौन आ जाएगा? तो पा और फा क्या हो जाएंगे? दंतोष्ठ व्यंजन में। अब है उच्चारण प्रश्न के आधार पर व्यंजन। तो ये हो गया पहला स्पर्श व्यंजन। इन स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन को क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजनों में 5 व्यंजनों के 5 वर्ग बनाए गए हैं। जैसा कि कंठ से कौन कौन से उच्चारण का वर्ग में आ जाएगा? का वर्ग,
तालु से कंठ से होता है, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग है दंत से और पा वर्ग ओष्ठ से। तो ये सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद में अंतस्थ या फिर आर्ध स्वर व्यंजन। तो ये हो गए अंतस्थ व्यंजन में तो हो जाएंगे यारा लावा, पूरा हो जाएगा। और अर्ध स्वर में कौन आ जाएगा, तो या और वाह हो जाएगा। ये हो जाएंगे अंतस्थ, अर्ध स्वर, स्थित, स्पर्श व्यंजन, ये भी याद रखिएगा। फिर है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। जो ऊष्म वाले होते हैं उन्हें संघर्षी भी कहते हैं। सा, शा, हा संघर्षी ऊष्म व्यंजन है। और ये हैं जो उच्चारण हवा में रगड़ के साथ निकलती है और गर्म ऊष्म हो जाती है, इसीलिए ऊष्म व्यंजन कहा जाता है इनको। फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन में कौन आते हैं, चा, छा, जा, झा, या, ये क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। और ऊपर वाले क्या थे, स्पर्श ये उस संघर्षी ऊष्म व्यंजन थे। और स्पर्श संघर्षी में क्या आ जाएगा, पूरा चा वर्ग आ जाएगा, ठीक है। फिर है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में इन व्यंजनों के उच्चारण में सांस है जो जीभ के दोनों पार्श्व से निकलती है, इसीलिए व्यंजन पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। और पार्श्विक व्यंजन में एक ही व्यंजन आता है जो कि ला आ जाएगा। फिर है लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन, इसमें आता है रा। और ये है जो जीभ लुढ़कती है, प्रकंपन करती है, उससे बनता है ये। नेक्स्ट है उच्छिप्पित व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन में क्या होता है, तो उच्छिप्त व्यंजन में है जो इन व्यंजनों का उच्चारण जीभ की नोक को उलटकर मूर्धा को झटके से कुछ दूर तक छूकर किया जाता है, उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उच्छिप्त व्यंजन को क्या कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और कौन कौन से होते हैं, ढा और ढा होते हैं। फिर है अनुनासिक व्यंजन या नासिक के व्यंजन। तो ये जो 5वां अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का, वो होते हैं अनुनासिक या नासिक के व्यंजन। इसके बाद है उच्चारण प्रत्न या बाह्य प्रत्न के आधार पर। तो ये हो जाएगा अघोष और सघोष। जिन उच्चारणों में हवा कंठ से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उनको कहते हैं अघोष व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। और साशा भी आ जाएंगे ये सभी, और विसर्ग भी आ जाएंगे। तो विसर्ग हो कहीं पे, तीनों सा हो और पहला दूसरा वर्ण हो प्रत्येक वर्ग का, तो क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ऐसे करके याद रखिएगा, पहला दूसरा अघोष हो गया और तीनों सा हो गई और विसर्ग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। घोष में क्या होता है, घोष में है जो हवा गले के कंठ से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा करती है। और पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है, घोष होता है। और जिसमें ये 3 आए उसमें सभी स्वर भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो जितने सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं, ये याद रखिएगा। पहला, तीसरा, पांचवा भी होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर है अल्प प्राण। अल्प प्राण है जो इसमें सांस कम मात्रा में निकले, सांस की कम मात्रा लगानी पड़ती है, हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण है जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा वर्ण व्यंजन होता है। और इसमें भी देखिए 3 आया है, तो जितने भी स्वर होंगे वो अल्प प्राण होंगे। अंतस्थ व्यंजन भी क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे, यारा लावा और स्वर होंगे। इसके बाद में महाप्राण। महाप्राण में है सांस है अधिक मात्रा में लगानी पड़ती है और सांस अधिक मात्रा में लगती है। कौन कौन से महाप्राण हो, तो महाप्राण में है जो दूसरा, चौथा होता है, दूसरा, चौथा, और ये उसमें व्यंजन भी होते हैं, इसमें साशा, हा। तो ये हो गया महाप्राण। इसके बाद में विसर्ग। विसर्ग है जो, विसर्ग कैसी है, अघोष ध्वनि अभी बताया है। और हा कैसा है, हा है घोष व्यंजन, ये याद रखिएगा। और हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान काकल्य होता है। फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है छ, त्र, ज्ञ, श्र, और ये ऐसे बने होते हैं, ये भी पूछा जाता है, छा किससे मिलकर बना है, जा किससे, ज्ञा, श्र, इनको भी याद रखिएगा। फिर है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु है जो इसकी अपनी ध्वनि है, इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। हलंत।
व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है तो वह हलंत हलंत कहलाती है। हलंत का अर्थ होता है व्यंजन में स्वर वर्ण बिल्कुल अभाव है। जब हलन लगा देते हैं किसी में तो वहाँ पे स्वर नहीं होता है, मतलब कि वो व्यंजन आधा है। जैसे का व्यंजन वर्ण है जिसमें आ स्वर की ध्वनि छिपी है, और हलंत लगा देंगे तो ये आधा का हो जाएगा। फिर है चंद्र। कुछ शब्दों में चंद्र का प्रयोग होता है, यह बिंदु रहित चंद्र है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के साथ होता है, नॉलेज, ऑफिस, डॉक्टर आदि। ये तो हो गई क्लास। इसके बाद में है जो क्वेश्चन कर लेंगे इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो वर्ग का 5वां अक्षर अभी बताया है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? अनुनासिक व्यंजन होता है। अनुनासिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो टा होता है मूर्धा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टा वर्ग का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कहाँ से होता है? तो टा वर्ग होता है जो मूर्धा से होता है। सा वाला इसका सही हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? सा से सार्थक याद रखिएगा, सा से शब्द याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोग भाग कौन से होते हैं? तो अंग और आ होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम। अभी ऊपर बताया था। तो पहले क्या हो जाएगा? पहले क्या हो जाएगा? ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये सा कैसा है? ये संयुक्त नहीं है, बाकी छत्रज्ञ है, ये ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम हो जाएगा कंठ होगा पहले, फिर तालु होगा, फिर वस्य होगा, फिर दंत होगा, फिर ओष्ठ होगा। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर हो जाएगा बड़ा आ। निम्नलिखित में कौन है वर्ण है जो घोष है? यहाँ पे घोष कौन सा है ये पूछा है, तो घोष कौन सा हो जाएगा? घोष मतलब क्या? घोष लिखा हो या फिर सघोष सेम ही होता है, तो घोष हो जाएगा यहाँ पे सा, मतलब कि दा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन एक ही होता है, ला हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आ कंठ ध्वनि है, सही है। आ दीर्घ स्वर है। ई है जो मूल स्वर है। ई संयुक्त स्वर नहीं है, ये कैसा है? दीर्घ स्वर है। निम्नलिखित में कौन एक महाप्राण वर्ण है? तो महाप्राण वर्ण में आ जाएगा सा। छा ध्वनि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। प्रश्न के आधार पर ला निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला है जो पार्श्विक है। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा टा। टा वर्ग होता है जो मूर्धन्य होता है, चा वर्ग तालु होता है, ये याद रखिएगा। खा किस में आएगा? कंठ में आएगा। तो ये थी आज वर्णमाला से संबंधित क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।